आइए सुनते हैं पद्मा सचदेव जी की कहानी भूतू राजी। रामनगर के मोड़ पर पहुंचते ही तांगे खड़े हो गए। खड़े होने से पहले घोड़ों ने आगे पीछे होकर तांगे को अच्छी तरह झंझोड़ दिया। तांगे के भीतर पर्दे में बैठी बुआ रानियां होशियार होकर बैठीं। एक 9 बरस की, दूसरी 11 बरस की। बुआ मसा छोटी और बुआ पतू बड़ी। दादी जी की इच्छा थी दोनों पोतियां एक ही घर में जाएं ताकि उदास ना हो। उन दिनों राजपूतों के एक तबके की बेटियों की शादी हो जाने के बाद फिर कभी मैके नहीं आ सकती थीं। विदाई के समय मैके वाले चंदन की लकड़ी दहेज में देते थे ताकि मृत्यु के समय मैके वालों की ओर से चिता में डाली जा सके। दोनों लड़कियां दहेज और चंदन की लकड़ी लेकर मैके से विदा होकर आ गई थीं और अब ससुराल जा रही थीं। इस उम्र में ससुराल का कोई अर्थ नहीं होता, पर दूसरी जगह जाने का चाव तो होता ही है। जम्मू से ये काफिला मुंह अंधेरे चला था। 8-9 घंटे बाद उधमपुर से रामनगर के मोड़ तक पहुंचा। इससे आगे तांगे के जाने का रास्ता नहीं है। पहाड़ी इलाका है, इसीलिए पालकियां ही बड़े आराम से जा पाती हैं। तांगे खड़े हो गए तो मसा ने पतू को कहा, दीदी लगता है पहुंच गए हैं। पतू ने अपना पल्लू सीधा करके बाहों में पड़े कलीरे उठाए और गोद में रखकर बोली, नहीं मसा, अभी रामनगर दूर है। पुरोहित जी कह रहे थे आज रात हमें झनूनता गांव में काटनी होगी, फिर सुबह आराम से नाश्ता वगैरह करके चल देंगे। तांगा सिर्फ उधमपुर तक ही आता है, आगे का सफ़र पालकियों में तय होगा। अभी तो रामनगर का मोड़ ही आया है। दीदी पालकी में हमें बड़े झूले मिलेंगे ना, सुबह से तांगे में ही बैठे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है। दीदी मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी, इतने घंटे तांगे में बैठे बैठे कितना थक गई हूँ। तुम तो सोती ही रही, मैं तुम्हारी गर्दन बार बार सीधी करती रही हूँ, ना करती तो तुम गिर जाती। उम्र तो पतू की भी 11 बरस थी, पर वो मसा से 2 बरस बड़ी थी और अपने होश में उसने हमेशा मसा को जिंदा गुड़िया की तरह गोद में खिलाया है। बड़ी बूढ़ी की तरह उसने मसा से कहा, माँ जी कहती हैं ससुराल में भूख प्यास सहन करनी होती है, हर समय भूख भूख नहीं करना। मसा हैरान होकर पूछने लगी, क्या हमारी ससुराल में पेट भर खाना नहीं मिलेगा? पतू को रोना आ गया, पर उसने मसा को डांटते हुए कहा, पागलों की तरह बकबक मत कर, अपनी ससुराल के बारे में इस तरह नहीं कहते। बापूजी ने हमें खाते पीते जमींदारों के घर दिया है। माँ जी कह रही थी उनके घर में दूध दही की कमी नहीं है। 3 कोठरियाँ तो भूसे से भरी ही रहती हैं, ज़मीन भी बहुत है, गाय गोरू खच्चरें भैंसें और फिर मर्दों के घोड़े। तांगे के पर्दे के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। पतू ने मसा से कहा, नाइन और कहारें नारही लगती हैं। तभी पतू की नज़र मसा के कलीरों पर पड़ी। उसने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या, तुमने फिर नारियल खा लिया? लगता है जब मैं सो रही थी तभी तुमने दाव लगाया होगा। मसा को हंसी आ गई। उसने मचल कर कहा, दीदी सच बताऊं, पहला नारियल तो मैंने कंडोली नगरोटे के पास पहुंचते ही खा लिया था। दूसरा मैंने तब खाया जब घोड़ा झज्जर कोटली की चढ़ाई चढ़ रहा था। दीदी तुम उस वक्त टांगे की सीट पकड़कर घोड़े को देख रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें भी नारियल खाने को देती। पता है ये कलीरा बुआ मखनी ने पहनाया था, मैंने देखा था, उसका नारियल बड़ा पुराना था तो भी बड़ा मीठा था। पतू ने मसा को प्यार भरे गुस्से के साथ आंखें दिखाईं। तभी नाइन ने पर्दा उठाकर कहा, नीचे उतरो बहुरानियों, शाबाश, पालकियाँ आ गई हैं, उनकी ओट में मुँह हाथ धोकर ताज़ा तम हो जाओ। चलो चलो, कहार भी हाथ मुँह धोने चले गए हैं, अभी वहाँ कोई नहीं है, मियाँ जी ने 2 पालकियाँ मंगवाई हुई हैं। बुआ मसा ये सुनते ही कपड़े संभालते संभालते रोने लग गई। उसने कहा, मैं अकेली पालकी में नहीं बैठूंगी, दीदी के साथ बैठूंगी, अकेले मुझे डर लगता है। पतू ने नाइन को कहा, पुरोहित जी से कहो हम दोनों एक ही पालकी में बैठेंगी। जम्मू के प्रसिद्ध जनरल रौनक सिंह की दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याह कर जा रही थीं। दोनों दामाद फौज में थे। घर बड़ा समृद्ध और डुग्गर में भी स्वर्ग कहलाने वाले गांव रामनगर में था। भरे पूरे घर में बेटियों को खाने पहनने का सुख होगा। इकट्ठी रहेंगी तो हमें भी संतोष रहेगा। दोनों पालकी में बैठी तो कहारों ने कहा, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, दोनों आमने सामने बैठ जाओ, पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई उतराई भी बहुत है। चढ़ाई में आगे की तरफ बोझ रखना और उतराई में पीछे की तरफ। पालकी में कपड़ा ऊपर नीचे होने लगा। मसा ने देखा तो हंस पड़ी। उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, दीदी पालकी का कपड़ा सांस ले रहा है। पतू ने कहा, आराम से बैठो, डोली ना डोले, कहारों को धक्का ना लगे। मसा ने पतू को पूछा, बापूजी ने हमें कितने ट्रंक दिए हैं दीदी? उनमें वो सुत्तन भी है ना जो महारानी ने माँ जी को दी थी? है ना, हरे गुलबदन की सुत्तन, मैं लोहड़ी के त्योहार पर पहनूंगी। पतू ने कहा, जो तेरा मन हो पहनना, पर अभी सुत्तन तुम्हें बहुत बड़ी होगी। अरे दीदी, पालकी के कपड़े में सुराख तो है, पर उससे पूरे पहाड़ नहीं दिखाई देते। कितने सुंदर पहाड़ हैं, क्या ज़रा सा पर्दा हटा कर देख लूँ? पतू किसी दाना की तरह बोली, अब तो सारी उम्र यही पहाड़ी देखने हैं, आराम से बैठी रहे।
मसा ने पूछा, दीदी बात करने से तो डोली नहीं डोलती ना। पत्तू को हंसी आ गई। उसकी छोटी सी बहन हमेशा से सवाल करती है। मसा शय पाकर फिर पूछने लगी, दीदी माँ जी कहती हैं राजाओं की बेटियां ब्याही जाती हैं तो दहेज को झंडे लगते हैं, भला हमारे दहेज को क्यों नहीं लगे झंडे? पत्तू ने उत्तर में कहा, एक झंडा 1 लाख रुपए के दहेज के पीछे लगता है। हमारे बापूजी के पास 1 लाख रुपया कहाँ है? मसा कुछ उदास हो गई। फिर उसने पूछा, हम भाई की शादी में जाएंगे तो क्या हमें फिर दहेज मिलेगा? नहीं मुई, दहेज तो एक ही बार मिलता है। वैसे भी अब हम कभी मैके नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं, छोटी पिटारी में चंदन की लकड़ी डालते समय माँ जी किस तरह रो रही थी। अब हमें कोई लकड़ी देने भी नहीं आएगा। हम हमेशा के लिए विदा कर दी गई हैं। उसकी आंखें भर आईं। उसने घूंट भर कर याद किया, माँ ने कहा था, मसा के सामने रोना नहीं मेरी बच्ची। ये तो अभी भी ये नहीं जानती कि ससुराल क्या होता है। मसा को गुस्सा आया। उसने कहा, ये मुआ ससुराल कैसा रिवाज है? पत्तू ने नाराज़ होकर कहा, ये गाली कहाँ सीखी? ससुराल जाकर क्या हम गाली देंगे? अच्छा नाम होगा बापूजी का। मसा चुप लगा गई, पर कितनी देर चुप बैठती। उसने बात को उड़ाते हुए पूछा, दीदी हम अपने दूल्हे को कैसे पहचानेंगे? मुझे तो किसी ने जीजा जी का मुंह भी नहीं देखने दिया। पत्तू ने गंभीर होकर कहा, ससुराल जाकर भी तुम उनके सामने नहीं पड़ोगी, वो तुम्हारे जेठ हैं। मसा हैरान हुई। उसने पूछा, तो दीदी तुम क्या लगोगी? पत्तू ने बचपन से मसा को गोद में खिलाया है। उसने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी तो मैं दीदी ही रहूंगी मसा। पालकी जरा सा हिली तो कहार चिल्लाए, ओ बुआ रानियों आराम से बैठो, हिलो नहीं। नाइन और कहारें एक ही खच्चर पर लदी हुई थी, वो भी चिल्लाई, ए बुआ हिलना नहीं, आराम से बैठो। शोर सुनकर आते जाते दूल्हे भी मुड़कर देखने लगे। पत्तू पालकी में बने सुराख से देख रही थी। दोनों दूल्हे सुंदर, जवान, होशियार लग रहे थे। पत्तू ने सोचा, पता नहीं बड़े दूल्हा कौन होंगे। उसे शर्म आ गई। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई। पहाड़ से बहता पानी राह में जाकर खड्ड में गिर रहा था। एक कहार का पैर फिसलते फिसलते रह गया। कहारों ने आगे खुली जगह देखकर वहां डोला उतार लिया और फिसलने वाले कहार को गाली देने लगे, मुए अभी तो तुमने 16 मकई की रोटियां खाई थी, क्या भूखे थे? सभी हंसने लगे तो दोनों लड़कियां पालकी में जग गईं। उन्होंने देखा पालकी ज़मीन पर रखी है और कहार बातें कर रहे हैं। मसा ने कपड़ा उठाकर कहा, दीदी देखो कितने पहाड़ हैं, दरिया भी है। पत्तू एकदम जगाने से डर गई थी। जरा सा संभलते ही कहने लगी, क्या दरिया नहीं देखा? क्या तवी से सुंदर है? पता नहीं देव का है या तवी। पत्तू ने सुराख में से देखा। जरा सा आगे मोड़ पर दोनों दूल्हे सिगरेट फूंक रहे थे। एक खूब जोर से सिगरेट का कश लेता, फिर दूसरे को देता। दोनों मुस्कुराने लगते। दोनों नए नए सिगरेट पीने वाले लगते थे। बर्तनों से लदी खच्चर ने गर्दन घुमाई तो बड़े पतीले के साथ पटलोई ठुनकने लगी। कहारे बातें कर रहे थे। जुगानू गांव दिखाई देने लगा है। वहाँ से झुनूनता गांव जाएंगे, फिर झनोत्तरों की बावड़ी में नहाएंगे। वहाँ मंदिर भी है और समय भी, रात वहीं काटेंगे, बड़े मियाँ कह रहे थे। मसा व पत्तू सुन रही थी। मसा ने पत्तू को कहा, दीदी हम भी बावड़ी में नहाएंगे ना? पत्तू ने कहा, मसा हम वहाँ सराय में ही कहीं कमरे के अंदर नहाएंगे, हम बावड़ी में थोड़ी नहा सकते हैं। हम तो दुल्हने हैं, सब बाराती होंगे, दूल्हे और उनके रिश्तेदार। हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जुगानों में पतलियों की ढक्की उतारते हुए भी बुआ रानियाँ डरती रहीं। माँ कैसी जगह ब्याह दिया हमें, उन्होंने महसूस किया, पर कहा कुछ नहीं। सफरी हुक्का पीकर कहारों की थकावट भी उतर गई थी। फिर पालकी उठाकर चलने लगे। रास्ते में जहाँ भी पहाड़ी पर कोई घर होता, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलकर आंगन में खड़े होकर नाचने लगते, नई दुल्हन नई दुल्हन। रात को झनूनता गांव में सब ठहरे। ऊपर के कमरे में औरतें और नीचे मर्द। सुबह नहा धोकर खाना बनाने वाले चूल्हे सुलगाकर बैठ गए। दूध आ गया, खमीरी रोटियां गरम की और कयूर सिकने लगे। सब रामनगर की बातें कर रहे थे। सब ने डटकर नाश्ता किया और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता चलने लगे। कठिन पहाड़ी रास्ता और खड्डों से निकलते निकलते कहार बीच में ताज़ा दम होने के लिए रुकते तो मसा और पत्तू भी ढोली की ओट में बैठकर ठंडी हवा में खिल उठती। बहुएं उतारने वाले घर में एक पुराना बूढ़ा खास रहा था। अभी ससुराल की दहलीज लांघने का मुहूर्त न था। सब लोग उस पहाड़ी घर के दालान में पसर गए। मसा और पत्तू को नाइन व कहारिन पिछवाड़े बनी एक कोठरी में ले गईं। वहाँ एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाइन ने कहा, बुआ तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, अभी ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं हुआ। नाइन की नज़र मसा के कलीरों पे पड़ी। कौड़ियों के नीचे से सूखे नारियल गायब थे। हे भगवान, कौड़ियाँ तो हैं पर नारियल गायब। नंदे कलीरे उतारेंगी तो क्या सोचेंगी? ये कौड़ियाँ मैं अपने झोले में डाल लेती हूँ, नहीं तो सब कहेंगी भूखी बहुएं आई हैं। कहारिन बोली, तेरा पेट तो खूब भरा है, तभी तो कौड़ियों पर नज़र गई है।
चलो बहू रानियों, कुछ थोड़ा सा चख लो। वहाँ नई बहुओं को कयूर मिलेंगे, पर थोड़ा सा कौर ही लेना। कहीं दूर से बधाइयाँ गाई जा रही थीं। पहाड़ों में आवाज़ दूर से भी साफ सुनाई देती है। कहते हैं पहाड़ भी साथ गाते हैं। ससुराल ऊपर पहाड़ी पर था, पर आवाज़ें जैसे चांदनी में छनकर आ रही थीं। न्योरा बज्जे लाला पलंगे दे पावे, छुनकनी मुनकनी बौटी ले आवे, अज सुहामनी रात कलेहार न्योरा बाजे। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। ब्याह हो जाने के उत्साह के साथ साथ एक भय भी सर उठा रहा था। फिर ससुराल की ढक्की चढ़ते, पूनियों पर पैर रखते, ड्योढ़ी तक पहुंचते पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। फौजी बाबा कोई डोगरी पहाड़ी धुन बजा रहा था। रुपयों की होली और गुल्लरों की बटलाई में हाथ डालते समय स्त्रियों का मंगल गान कान में पड़ रहा था। तेरे सोहरे से लाड़ लड़ाएगा, दम में बोरियां हथ पोआएया। मुंह जुठारने के लिए क्योरों का थाल आया तो मस्सा को याद आया। खाना नहीं है, बस जरा सा छूना भर है। अब भूख भी किसे रही थी। वैसे भी थकान और नींद के मारे बुरा हाल था। इसके बाद बेहोशी में ही दोनों ने कोई 50 जोड़ी पाँवों पर माथा नवाया। देवर की गोद में बैठने की रस्म होने लगी तो औरतों ने कहा, देवर जी, भौजाई भी है और साली भी, बस बैठ जाओ गोदी में। सब हंसने लगे। दुनिया बस गई। इस शादी के 15 बरस बाद जम्मू से फिर एक बुआ रानी चनैनी के राजा के संग ब्याही गई। महाराजा प्रताप सिंह की बेटी को महाराजा हरि सिंह ने 15 झंडों का दहेज दिया। फिर बहन की पालकी के आगे खड़े होकर पूछा, बुआ रानी, कोई कमी तो नहीं रह गई? बुआ रानी की भर्राई सी आवाज़ बड़ी मुश्किल से समझ आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बुलाना महाराज। महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कल रात का भात आप यहीं खाना। चमत्कार हो गया। राजपूतों की ब्याही बेटियां अब मैके भी आ सकेंगी। रास्ता खुल गया। महाराज हरि सिंह जी के गुणगान होने लगे। खबरें सब जगह फैल गईं। मसा और पतू के भाइयों ने भी सुना तो घोड़े कस लिए। घर में कहा, आज रात उधमपुर में काटेंगे और परसों सुबह अपनी बहनों के पास ही नाश्ता करेंगे। घोड़े दौड़ने लगे, कुछ ख्यालों में, कुछ सड़कों पे। रामनगर में अभी ये खबर पहुंची न थी। सुबह काम में गोरू खोल कर गए तो मसा और पतू दोनों बहनें पिछवाड़े जाकर गोबर पातने लगीं। मसा एक आग भरकर बोली, बड़े भैया की रानू भी ब्याहने लायक हो गई होगी। हमारी तो दोनों बेटियां ब्याही गईं, इसे भी अच्छा घर मिल जाए। पतू ने कहा, सुना है भाभी जी के मैके वाले रामबन के बड़े शाह हैं, बड़े रसूख वाले हैं। अच्छे लड़कों की क्या कमी है? मसा को जैसे कुछ याद आया। गोबर मलते मलते उसने कहा, दीदी, वो रामबन की ही गोली थी ना, जिसे कभी कभी माँ जी महलों में मिलने जाती थी? हाँ, वो नरातू, तुम्हें कैसे याद आ गई? वो मामी जी के मैके की लड़की है। 9 बरस की विधवा हो गई थी, फिर रनिवास में आ गई। उन दिनों राजा के सिपाही इस तरह की अनाथ और सुंदर लड़कियों को ढूंढने में घूमते रहते थे। फिर वो दरबार में लाई जाती। रानियों के पास उनको टहल सेवा या फिर दूसरे कामों के लिए रख लिया जाता। गरीबों की बेटियों के बदले उन्हें कुछ मिल जाता। इन लड़कियों से मिलने वाली पहाड़ी सौगातें, कभी गुच्छियाँ, कभी कलाड़ियाँ, कभी मकई का आटा याद दिलाते। कितनी कितनी देर ड्योढ़ी पर बैठे रहते, कभी सारा दिन भी हो जाता। मसार हैरान होकर सुन रही थी। उसने कहा, दीदी, सौगातें तो ज़्यादा ड्योढ़ी अफसर ही ले जाता होगा। हाँ मसा, कुछ दिए बगैर भेंट नहीं होती होगी। फिर लड़की आती तो भी क्या सबके सामने बात हो पाती? आने वाला पूछता, भूतू राजी, यानी बुआ तुम ठीक? बुआ गर्दन हिलाकर आंखों में हाँ जी कहती और आंखों में गंगा जमुना भरकर चली जाती। भूतू राजी, इतनी सी बात पूछने के लिए कितनी देर बैठना पड़ता? उसने कहा भरी। मसा ने कहा, चलो हमसे तो वो भाग्यशाली हैं, हमें तो कोई ये भी पूछने नहीं आता। फिर मसा ने कौतूहलवश पूछा, पर दीदी, ये लोग क्यों नहीं मैके जा सकती थी? पतू ने कहा, नहीं, रनिवास में जो भी आ जाता है वो फिर दहलीज नहीं लांघ सकता था। कहते हैं एक बार महाराजा प्रताप सिंह को अंग्रेज़ रेसिडेंट ने कहा था कि मेरी मेम रनिवास में जाकर रानियों से मिलना चाहती है। महाराजा ने कहा, हमारे धन्य भाग वो आए, पर हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो स्त्री रनिवास में आती है वो बाहर नहीं जा सकती। फिर मेम ने आने की हिम्मत नहीं की। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और उपले पातने लगी। मसा और गोबर लेने के लिए मुड़ी तो दूर पहाड़ियों में से उसने 2 घुड़सवारों को आते देखा। उसके हाथ वहीं रुक गए। घुड़सवार तब तक ढलान में ओझल हो गए थे। मसा ने बड़े चाव से पतू को कहा, दीदी, कोई 2 लोग घोड़े पर आ रहे हैं, शहर के लगते हैं। पतू ने हाथ से गोबर पोंछते हुए कहा, तुम्हें ऐसे ही लगता रहता है, देखो कोई भी नहीं है। उसी वक्त घुड़सवार फिर चढ़ाई पर आ गए थे। सूरतें तो पहचानी नहीं जाती थीं, पर केसरी पगड़ियाँ दूर से दिखाई दे रही थीं। पतू ने खुश होकर कहा, उनके कंधे पर बंदूकें भी हैं, चलो।
आएंगे तो हम भी अपने घर का हालचाल पूछेंगे। मसा ने घबराकर कहा, देखो दीदी, सूरज कहाँ आ गया है। अभी हमें नहा धोकर रसोई भी बनानी है। आज बापूजी भी उधमपुर से आ जाएंगे, कामें भी उनके साथ हैं। खाना जल्दी तैयार होना चाहिए। फिर उसकी नज़र अपने आप रास्ते पर घूम गई। पहाड़ी चढ़ते उतरते घुड़सवार चांद की तरह कभी नज़र आते, कभी ओट में हो जाते। अब घुड़सवार इसी तरफ आ रहे थे। पतू ने देखा तो उसके हाथ से उपला गिर गया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, मसा, ये तो अपने भाई लगते हैं। सारी शक्ल बापूजी की तरह है। हे राम, अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा। मसा उधर ही देख रही थी। उसने कहा, देखो, छोटे पंडित को कुछ पूछ रहे हैं और उसने हमारी घर की तरफ इशारा किया है। हाँ मसा, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे माँ जाए। दोनों घबरा गई। भाई क्या सोचेंगे? जनरल की बेटियाँ उपले पात रही हैं। राजा से चोरी करके आए होंगे तो पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। हे राम। अब घुड़सवार चले तो उन्होंने भी जी भर के उन्हें देखा। फिर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और पहाड़ी से छलांग लगा दी। तो ये थी पद्मा सचदेव जी की कहानी भूतू राजी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।